बिहार में अलग अलग आयोग के जरिए हजारों की संख्या में बहाली हो रही है। बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए जहाँ पे टीचर्स की बहाली हो रही है, वहीं पे बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो रही है। लेकिन इन बहाली के क्रम में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो कल तक सरकारी नौकरी में थे, आज वो सड़कों पर उनकी आने की स्थिति हो गई है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार सिंह हैं, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, और ये प्रमुखता से शिक्षकों की बात, छात्रों की बात सरकार के सामने बिना किसी लाग लपेट के रखते हैं। पिछले महीने एक बैठक भी हुई थी शिक्षा मंत्री, जिसमें शामिल हुए थे। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले समय देने के लिए शुक्रिया आपका। धन्यवाद। ये सर क्या हो रहा है? एक तरफ तो बीपीएससी के माध्यम से बहाली हो रही है, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से बहाली हो रही है। दूसरी तरफ जो शिक्षक हैं सर, जो आपातकाल में, जो आड़े तिरछे वक्त में जो सरकार के साथ, शिक्षा विभाग के साथ विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे, अब उनकी सड़कों पे आने की स्थिति हो गई है। सर, ये क्या मानते हैं आप इस मामले में? शायद आप अतिथि शिक्षकों के बारे में कह रहे हैं। वो सरकार ने, विभाग ने एक चयन समिति बनाई थी और चयन समिति के माध्यम से राज्य सरकार की आरक्षण नियमावली का अनुपालन करते हुए अस्थाई शिक्षकों के समान अर्हता, योग्यता, पात्रता सब कुछ उनको है। और हम लोगों ने, सही कहा आपने, सभापति महोदय के कक्ष में भी जो बैठक हुई थी, माननीय शिक्षा मंत्री जी थे और विभागीय पदाधिकारीगण थे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे, निदेशक शैक्षणिक थे, सचिव शिक्षा विभाग थे, तो उसमें भी हमने उठाया था। और इसलिए उठाया था, इसको आप भी देखें, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति 2014 में शुरू की गई थी, जो 2023 तक चली लगभग। और फिर विश्वविद्यालय सेवा आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया 2018 से शुरू हुई, पद मांगे जाने की सभी विश्वविद्यालयों से, और अभी चल रही है और अभी कितने दिनों तक चलेगी, और इस बीच कितने शिक्षक सेवानिवृत्त होते जाएंगे। दो तरह की बातें इसमें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो कई राज्य सरकारों ने ऐसे अतिथि शिक्षकों को, जो नीड बेस्ड होते हैं या उनकी प्रकृति भिन्न तरह की है, लेकिन वो सब कुछ अस्थाई शिक्षकों की भांति ही उनकी योग्यता अर्हता है, तो उनको उनकी सेवानिवृत्ति आयु अस्थाई शिक्षकों की तरह 65 वर्ष कर दी गई है। और ये इतना अच्छा, ये मुझे लगता है, मैंने कहा भी था बैठक में, मंत्री महोदय ने कहा था, जो कि वो हमको अगर दीजिएगा तो हम उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे और फिर प्रस्ताव जैसा होगा हम आगे भी बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय को भी कहेंगे, आप लोग भी कहिए। मुख्यमंत्री महोदय को भी पहले 2 बार कह चुके हैं। दरअसल छात्र छात्राओं का अध्यापन कार्य निर्बाध रूप से नहीं चल सकता है, और यही कारण है। और इधर जितनी भी नियुक्तियां हैं, वो सारी नियुक्तियां अविवादित होनी चाहिए, इसमें तो कहीं किसी को मतलब नहीं है, जो कि, लेकिन सारी नियुक्तियां विवादित हो जा रही। फुल प्रूफ नीति नहीं बनती है पदाधिकारियों के द्वारा आनन फानन में। अब बीपीएससी के द्वारा लाखों शिक्षकों की नियुक्ति की गई विद्यालयों और ये में, प्राथमिक, मध्य विद्यालय और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में, और आज हम आप सुन रहे हैं जो कि इतने फर्जी चले आए, उतने फर्जी चले आए, अब विदा हो जाएंगे। तो भाई, नियुक्ति ऐसी होनी चाहिए, उसके क्या क्या निगेटिव ये हैं, वो सबको देख करके एक फुल प्रूफ नीति होनी चाहिए। ये ऐसी बात नहीं है आप एक तरफ नियुक्त करते हैं, दूसरी तरफ आप खुद कहते हैं ये फर्जी हो गया, वो फर्जी हो गया। ब्लैक लिस्टेड इंस्टीट्यूशंस से लोग प्रशिक्षित हुए हैं। आप इधर भी देखें, आप जो नियुक्ति की प्रक्रिया 9-9 वर्ष तक चलती है, 6-6 वर्ष में भी आधे तक नहीं पहुँचे हैं, तो इस तरह से तो शैक्षणिक संस्थान खाली हो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है, और जो रोजगार का आलम है, बेरोजगारी का जो आलम है, उसमें हम कह सकते हैं जो कि जो इधर वो योग्यता, अर्हता प्राप्त कर लिए हैं, वो भी बैठे हुए हैं, उनका लाभ सरकार नहीं ले रही है। मैं तो बराबर मांग करता हूं जो कि आप इसके अलावे वो भी विज्ञापन निकालें। ये तो नियुक्ति निरंतरता की प्रक्रिया में है। 2018 में आप 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर का पद आपने विज्ञापित किया था,
अब वो 4638 हरि अनंत हरि कथा अनंता पता नहीं कै साल तक चलेगा, वो पूरा होगा कि नहीं होगा मामला। ठीक है, दिसंबर 2024 तक में होगा ही नहीं। आप वो तरीके से उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया की सूक्ष्मता पूर्वक या एक संवेदनशीलता के साथ आप उसकी नीति नहीं बनाते हैं, उसकी प्रक्रिया को देखते नहीं हैं, और यही कारण है जो कि न्यायिक सबजुडिस मामला हो जाता है, वो भी एक कारण होता है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी, और आजकल तो पोर्टल पर सुझाव लिए जाते हैं किस तरह से नियुक्त करें, ये करें वो करें। ये सिर्फ पदाधिकारी बंद कमरे में बैठते हैं और ये कर लेते हैं, और उसका फलाफल यही होता है। बाद में ये महसूस होता है तो वो लोग कहते हैं ये गलत है वो गलत है। भाई गलती होगी क्यों? तो ये इस मामले में आपके देखिए बीएड इंस्टीट्यूशंस जितने हैं वहाँ भी वही स्थिति है। वो अस्थाई शिक्षकों की तरह सारी अर्हता योग्यता उनको है, और बीएड संस्थानों में अगर इनको समायोजित किया जाता है, चाहे जिस विधि से करें, करना सरकार को है, लेकिन समायोजन होता है। पहले भी बिहार में अस्थाई शिक्षकों के रूप में अतिथि शिक्षकों का उस समय पार्ट टाइम कहे जाते थे, तो समायोजन हुआ है, और ये शैक्षणिक संस्थान में के हित में होगा, ये छात्र छात्राओं के हित में होगा, या राज्य सरकार के हित में होगा। सरकार तो लोक कल्याणकारी होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है इसके बारे में। हमको लगता है मुख्यमंत्री महोदय को हमने कहा भी था, विगत 15 तारीख को गए भी थे, तो 15 सितंबर को गए भी थे, और भी बहुत सारी बातें थी। तो मैंने कहा था जो कि सर नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत धीमी है और ये होना चाहिए। ये चूंकि आप चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं जो कि नियुक्ति हो, कौन नहीं चाहेंगे, चूंकि पद बहुत सारे खाली हैं, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया जो पदाधिकारीगण बनाते हैं वो फुल प्रूफ पॉलिसी नहीं बनाते हैं, जिसका कारण यह होता है बीच में ही मामला अदालत चला जाता है और अदालती प्रक्रिया में मामला लटक जाता है। ये बहुत सारी बातें हैं। सर एक सवाल ये है कि जो 2018 में जो कुछ जो 6-7 सब्जेक्ट में जो 4600 शिक्षक बहाल हुए थे, अब उनकी भी जो स्थिति है वो सड़कों पे आने की है, और कई शिक्षक ऐसे हैं कि कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे उनको निकाल दिया गया, लेकिन वहाँ पे स्थायी शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से आए नहीं। इस मामले पे क्या कहना है आपका? ये +2 के अतिथि शिक्षक थे, ऐसी बात है। उसमें बहुत सारे शिक्षक उसमें गए हैं, अस्थाई नियुक्ति उनकी हुई है, लेकिन उसमें एक बड़ा मुद्दा है जो आप देख रहे होंगे, जो ओवर एज वाले हैं अब तो वो परीक्षा में बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था जो कि एक सक्षमता परीक्षा जो ली जा रही है तो उसको भी एक परीक्षा से गुजारा जाए, उनको भी, वैसे शिक्षकों को भी, और उनको समायोजित किया जाए शिक्षक के रूप में। चूँकि वो अनुभवी हैं, उनका अनुभव छात्र छात्राओं को मिला है और सरकार ने ही उनकी नियुक्ति की थी। उस दिन भी सभापति महोदय के कक्ष में हमने उठाया था, तो उसमें बात आई, पदाधिकारियों ने कहा जो कि सामान्य प्रशासन बिहार सरकार से एक पत्र आया है जो कि ओवर एज वाले में भी कंसीडर करने के लिए, तो ये आया है। लेकिन वो पदाधिकारियों ने कहा, लेकिन उसका जो फॉलो अप है वो होना चाहिए, जो कि जल्दी कुछ करें। समय तो गुजरता चला जाता है, तो फिर ये तो जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, जो छात्र छात्राओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। सरकार की जो नीति है अधिक से अधिक नियुक्ति करें वो नहीं हो सकता है। तो कुल मिला करके मुझे लगता है, मैं जो बार बार कहता हूँ, विभागीय पदाधिकारी अगर इसको एक सुनियोजित ढंग से, एक पारदर्शी ढंग से अगर नियुक्ति की नीति बनावें तो क्या विद्यालय और क्या महाविद्यालय। एक सर इसी से जुड़ा सवाल है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके बारे में क्या कहना है? वो तो भी निकाले जा रहे हैं नौकरी से। नहीं, उन्हीं के बारे में हमने मंत्री महोदय को कहा, अभी आपको कहा, जो कि उनका समायोजन किया जाए। बिहार में भी पहले किया गया था 3-3 बार, और अन्य राज्यों में किया गया है। आप एक सूची बना लें और कहीं भी उसमें क्या है, उसमें है क्या, जैसे ही अस्थाई शिक्षक उस पद पर जाएंगे उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी, जो आप कह रहे हैं। और दूसरा है जो कि मानदेय आधारित है, अभी 50,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है मानदेय। मैंने जो पत्र लिखा परसों और बात भी किया, समय मुझे नहीं मिला, लेकिन समय मिलेगा हम जाएंगे भी, पत्र चला गया है वहाँ। मेरा कहना है जो कि वह अस्थाई शिक्षकों को जिस तरह से वेतन मिलता है कार्य दिवस के आधार पर,
उसी तरह से आप उनको भी समायोजित कर दें, 65 वर्ष की आयु कर दें, आयु सीमा 65 वर्ष की कर दें, और सेवानिवृत्ति की आयु सीमा, और वो 65 वर्ष का करते हुए इस शर्त को हटा दें जो कि जैसे ही कोई अस्थायी शिक्षक आएंगे उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी, तो उनको कहीं दूसरे जगह आप समायोजित कर दें जहां पद खाली है। सर ये बिहार है, ठीक है, यहाँ पे दो तरह की बातें देखी जा रही हैं। आज कलश स्थापना है, आस्था का बहुत बड़ा पर्व है। आज विश्वविद्यालयों में तो छुट्टी है, सरकारी स्कूलों में छुट्टी नहीं है। ये बहुत ही समसामयिक सवाल आपने पूछा है, और 15 तारीख को जिस दिन मैं कह रहा हूँ, मैं और एक माननीय सदस्य प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जी मेरे साथ थे। हम दोनों आदमी समय लेकर के गए थे मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए, और उसमें भी हम लोगों ने कहा था जो कि सर छुट्टियों के बारे में, जो हम लोगों के लोक आस्था का पर्व त्योहार है। मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी? जी जी जी, और उन्होंने कहा कुछ संशोधन भी हुए थे, तो हम लोग इस विश्वास में थे जो कि निश्चित रूप से जो दशहरे और छठ में है, जो पूर्व की भांति, मतलब जो 22 तक जो छुट्टियां होती थी, छुट्टियों में एक विभाग, मुझे लगता है विभाग में हमको लगता है संवेदनशीलता की कमी है। वो सिर्फ शिक्षकों को देख रहे हैं, और मुझे लगता है ये बहुत ही हास्यास्पद है। आखिर कौन ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जिनके घर में ये पूजा नहीं होती है? ये कलश स्थापन वर्ष में एक बार आता है, इसकी छुट्टियां रहती थी, फिर 5 से 6 दिन की छुट्टियां रहती थी, छठ में भी 4 दिन की छुट्टियां रहती हैं। पर्व त्योहार का एक नवरात्रा क्यों कहा जाता है? सर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूँगा। आप ही के जो है काउंटर पार्ट हैं नीरज कुमार, कल मेरी उनसे बात हुई, जो जदयू के विधान पार्षद हैं। उन्होंने कहा है कि 1 महीने का रोजा चलता है तो क्या महीने भर की छुट्टी होनी चाहिए स्कूलों में? सावन में 1 महीने की कांवड़ यात्रा होती है तो क्या 1 महीने की छुट्टी दे दी स्कूलों में? क्या कहना है? नहीं, मैं देखिए, वो माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता। लेकिन मैं उन माननीय सदस्यों से ये जानना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा है, उस बारे में मेरा भी ज्ञानवर्धन कर दें कि पहले कैसे 22 तक छुट्टी होती थी। हम तो नहीं कह रहे हैं आप कोई छुट्टी नहीं दीजिए, हम नई छुट्टियों के पैरोकार नहीं हैं। मैं कह रहा हूं 2022 तक भी और पदाधिकारी शिक्षा विभाग में थे। पहले भी शिक्षा विभाग था, विद्यालय था, शिक्षक थे, छात्र छात्राएं थी, पर्व त्योहार होता था। उस समय कैसे छुट्टी होता था? आप इसको रोजा से क्यों जोड़ रहे हैं भाई? ये अविवादित मुद्दा है। किसी का पर्व त्योहार मुझे रोजा से भी नहीं जोड़ना चाहिए, मैं किसी से नहीं जोड़ता हूं। ये अविवादित मुद्दा है। छुट्टी पहले जैसे मिलती थी, खास करके पर्व त्योहारों में, उस तरह की छुट्टी जरूर मिलनी चाहिए। मैं तो अभी भी आश्चर्यचकित हूं। मैं बार बार सदन में भी कहता हूं, मैंने शिक्षा मंत्री महोदय को भी कहा है, ये 10 से 4 का मसला है, अभी तक हल नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री महोदय कई बार बोल चुके थे। दूसरा, मैं बार बार कहता हूं, नहीं, निश्चित रूप से मैं तो यही समझ रहा हूं जो कि क्या दिक्कत हो रही है। मुख्यमंत्री के अभिकथन के बाद सदन में जो उन्होंने कहा है, उस वक्तव्य के बाद कुछ बचता है क्या? वो आधिकारिक घोषणा कहलाती है 10 से 4। दूसरी बात है जो कि आप जो भी शिक्षा विभाग में अभी नियम और कानून बताए जा रहे हैं पदाधिकारियों के द्वारा, तो वो खुल करके बतावें जो कि क्या शिक्षा के अधिकार अधिनियम में सेकेंडरी और +2 है। ये कहीं नहीं कोई बताते हैं, बस छुट्टी को देखते हैं, और छुट्टी में निहत्थे शिक्षकों को, जिनके हाथ में कलम और किताब जिनके पास रहता है, जो अध्यापन कार्य करते हैं, उनको दुश्मन समझ करके उनके साथ यह व्यवहार, ऐसा वक्तव्य होता है, ये अच्छी बात नहीं है। पर्व त्योहार जो धार्मिक और लोक आस्था से जुड़ा हुआ हो, उसमें कोई वक्तव्य नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, जो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो 2 लाख शिक्षक की बहाली हुई है, समस्तीपुर, कटिहार जैसी जगहों से जो खबरें आई हैं, वो वाकई सरकार के लिए चिंता की बात है। जो फर्जी शिक्षक पाए गए उनको तो हटाया गया या उनको हटाने की कार्रवाई जारी है? जिन डीओ ने उनके नियुक्ति पत्र पे साइन किया, सर आपको नहीं लगता कि वो जिला शिक्षा पदाधिकारी भी जिम्मेदार हैं? क्यों नहीं सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है? मैं तो यही कहता हूँ, कैसे खिलाफ में कार्रवाई करेंगे? वो अगर कुछ करता है तो उनका वेतन नहीं कटेगा। वो अगर आरोप मुक्त नहीं हुए हैं तो वो पदाधिकारी के पद पर बैठे रहेंगे।
लेकिन एक शिक्षक का नाहक वेतन कटौती कर दिया जाता है, बिना कारण का वेतन कटौती कर दिया जाता है। अगर 5 मिनट 10 मिनट लेट आते हैं उनकी भी कटौती कर दी जाती है, तो ये कितनी विडंबना है। आप समझेंगे अभी भी लाइब्रेरियन का या कुछ ऐसे तबके हैं, जैसे लाइब्रेरियन का अटेंडेंस जो शिक्षा ऐप पर बनता है, उनको शिक्षक कह करके ये किया जा रहा है, उनका अटेंडेंस नहीं बन रहा है। कम से कम 3-4 बार हम कह चुके। व्यावसायिक शिक्षक हैं, उनका भी आम शिक्षक की तरह हो रहा है, वो कह रहे हैं। प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हुई, उसमें भी आवेदन करने में विवाद हुआ। अब सब कुछ तो विवादित है। सक्षमता परीक्षा हो गई, अभी तक राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है, ये हवा में तैर रहा है। ये पदाधिकारी कभी भी सरकार की नीतियों को धरातल पर समय से या समय नहीं लाना चाहते हैं। एक फिजिकल टीचर का ही मसला है सर। सर वो है 8,000 के वेतनमान पे काम करते हैं सर, क्या उसके बारे में आप लोग जी सरकार से सीधे बात करते हैं? सर मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं कि सरकार को कोई अधिकारी पत्रकारों से बात करना ही नहीं चाहता इस मसले पे। सर क्या आप मानते हैं? मैंने सभापति महोदय के सामने माननीय शिक्षा मंत्री जी को ये बताया, वो स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, 8,500 रुपया उनको दिए जाते हैं। और दुखद यह है, उनको उनके लिए निर्धारित समय बहुत ही कम का है, लेकिन दिन भर उनसे काम करवाया जाता है, जिसको कि माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया। अगर ऐसा है तो गलत है। पदाधिकारियों को कहा आप पत्र निकालिए सबको, लेकिन अभी तक वो पत्र नहीं निकला है। कितनी समस्याएं तो बनाई जा रही हैं। शिक्षा विभाग समस्याएं कृत्रिम हैं, प्राकृतिक समस्याएं नहीं हैं। ये जानबूझ करके एक माहौल पता नहीं क्या हो गया है, जो कि शिक्षकों के बारे में विभागीय पदाधिकारियों ने एक अवधारणा पैदा की है, खास करके ये 1-2 साल से, जो कि सभी मामले में शिक्षक ही दोषी हैं। अब 7 दिन का वेतन, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, हाई कोर्ट का क्या आदेश है? वेतन और पेंशन जो है वह आश्रितों का भी उन पर हक है। आप कुछ भी करता है, 7 दिन का वेतन काट दिया, अभी तक कटा हुआ है। वेतन कटौती आदेश पदाधिकारियों के बारे में निकल गया, जो कि किसी भी पदाधिकारी का वेतन नहीं रुकेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो उनका चालू हो जाएगा। लेकिन शिक्षकों के बारे में विभागीय पदाधिकारी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। कहा है हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सारी बातों की जानकारी दी है, और तो आप देखते ही हैं जो कि सदन में भी वैसी सारी बातों की जानकारी सभी माननीय सदस्य जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षकों से जुड़े हुए हैं, सभी अपनी अपनी बात रखते हैं, उसमें सारी बात आती है। मुझे लगता है ये ढोया जा रहा है। इस तरह के मामले जो हैं, पता नहीं इनको प्राथमिकता देते हुए शिक्षा विभाग के पदाधिकारी इसको दूर करें। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बिहार विधान परिषद के सदस्य संजीव कुमार सिंह थे। यकीनन शिक्षा विभाग अरबों रुपये शिक्षा की प्रगति पे खर्च कर रहा है, लेकिन जिस तरह से व्यवस्था सामने आई है, उस व्यवस्था का पहला शिकार कोई बना है तो बिहार के शिक्षक बने हैं। पहली ही नज़र में किसी शिक्षक को दोषी मान लेना ये किसी भी व्यवस्था का अंग और हिस्सा नहीं हो सकता है। जहाँ तक गेस्ट टीचर की बात है या असिस्टेंट प्रोफेसर की बात है, उसकी मांग को सरकार के सामने रखा जाएगा और दोबारा इस मामले पे कुछ न कुछ सकारात्मक होने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।